नमस्कार। अमेरिका और ईरान, ये दो नाम सुनते ही जहन में तनाव, दुश्मनी और न्यूक्लियर डील जैसी बातें आती हैं, है ना? आज हम इसी 70 साल पुराने उलझे हुए संघर्ष की जड़ों तक जाएंगे। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें तेल, सत्ता और परमाणु एम्बिशंस सब कुछ शामिल हैं। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरी कहानी का सेंटर है। आखिर अमेरिका और ईरान दुश्मन हैं क्यों? देखिए, इसका जवाब आज की हेडलाइन से कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। आज के समय में ये लड़ाई कुछ इस तरह की दिखती है। जरा सोचिए, एक तरफ $20,000 का एक सस्ता सा ड्रोन और दूसरी तरफ उसे रोकने के लिए अमेरिका का $300 मिलियन का भारी भरकम रडार सिस्टम। इसे ही कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर। और ये हमें बताता है कि आज दांव पर कितना कुछ लगा हुआ है। और ईरान का जो अभी का रुख है वो बिल्कुल साफ है। ऐसा लगता है कि ईरान ने ठान लिया है कि अब हम वही करेंगे जो हम चाहते हैं, दुनिया चाहे जो भी सोचे। ये एक तरह से सीधी सीधी चुनौती है। और हाँ, इस लड़ाई के पीछे बहुत बड़े आर्थिक दांव भी हैं। पेट्रो डॉलर सिस्टम, ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके बारे में शायद बहुत लोगों ने सुना भी नहीं होगा, लेकिन अगर ये सिस्टम जरा सा भी हिला ना, तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर पल भर में असर पड़ सकता है। तो चलिए, अब इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये समझने के लिए कि हम आज यहाँ तक पहुँचे कैसे, हमें 20वीं सदी के बीच में लौटना होगा, क्योंकि इस दुश्मनी की जड़ें वहीं छिपी हैं। बात है 1951 की। ईरान के प्रधानमंत्री मुसद्दिक ने एक बड़ा कदम उठाया और ईरान के तेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इससे पश्चिमी देशों, खासकर ब्रिटेन को बहुत बड़ा झटका लगा। तो जवाब में 1953 में अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर ऑपरेशन अजाक्स नाम का एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया और मुसद्दिक की चुनी हुई सरकार को ही गिरा दिया। और विडंबना देखिए, ठीक 4 साल बाद 1957 में वही अमेरिका ईरान को एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम के तहत न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे रहा था। और जानते हैं, वो जो डेथ टू अमेरिका के नारे हम सुनते हैं, उनकी शुरुआत असल में यहीं से हुई थी। 1953 के उस तख्ता पलट ने ईरान में अमेरिका के खिलाफ एक गहरी नफरत पैदा कर दी, क्योंकि ईरानियों के लिए ये उनकी आज़ादी पर सीधा हमला था। अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन आर्थिक वजहों पर आते हैं जिन्होंने न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि अमेरिका की पूरी फॉरेन पॉलिसी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल उठता है कि तेल का अमेरिकी डॉलर से क्या लेना देना है। सुनने में तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें लगती हैं, लेकिन हकीकत में ये दशकों से एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। और इसका जवाब है पेट्रो डॉलर सिस्टम। 1974 में एक डील हुई। अमेरिका ने सऊदी अरब और बाकी ओपेक देशों से कहा कि हम तुम्हें पूरी मिलिट्री प्रोटेक्शन देंगे, बदले में तुम अपना सारा तेल सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में बेचोगे। ये पूरा एक लूप है, समझिए कैसे। पहला स्टेप, ओपेक देश सिर्फ डॉलर में तेल बेचते हैं। दूसरा, अब दुनिया में सबको तेल चाहिए तो सबको डॉलर रखने पड़ेंगे। इससे डॉलर की डिमांड हमेशा आसमान पर रहती है। तीसरा, ओपेक देशों के पास जो भी एक्स्ट्रा डॉलर्स जमा होते हैं वो उसे वापस अमेरिकी इकोनॉमी में ही इन्वेस्ट कर देते हैं। और चौथा, इससे डॉलर और मजबूत होता है, अमेरिकी सेना को पैसा मिलता है और वही सेना इस पूरे सिस्टम की रक्षा करती है। कमाल है ना? लेकिन फिर आया साल 1979 और अमेरिका को एक जोर का झटका लगा। ईरान में इस्लामी क्रांति हुई, शाह की सत्ता चली गई और अमेरिका ने उस इलाके में अपना सबसे जरूरी साथी खो दिया। ये उस अमेरिकी सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा शॉक था। अब हम इस संघर्ष के अगले फेज में आते हैं, जो न्यूक्लियर हथियारों के खतरे के इर्द गिर्द घूमता है, और यहीं से ये पूरा खेल और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ईरान इराक की जो भयानक जंग हुई, उसके बाद ईरान के नेताओं को एक बात समझ आ गई। उन्हें लगा कि अगर अमेरिका के खिलाफ टिके रहना है तो उसकी सिर्फ एक ही गारंटी है, और वो है एक न्यूक्लियर वेपन। उन्हें लगा कि इसके बिना वे हमेशा कमजोर रहेंगे। अच्छा, ये यूरेनियम एनरिचमेंट का सारा खेल क्या है? देखिए, कच्चे यूरेनियम में U-235 1% से भी कम होता है। अगर बिजली बनानी है तो इसे 3 से 5% तक एनरिच करना होता है। लेकिन अगर न्यूक्लियर हथियार बनाना है तो इसे 90% से भी ऊपर ले जाना पड़ता है। और सारा विवाद इसी बात पर है। ईरान के इस प्रोग्राम को रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल ने एक सीक्रेट वॉर छेड़ दी। स्टक्सनेट नाम का एक कंप्यूटर वायरस बनाया गया जिसने ईरान के सेंट्रीफ्यूजेस को तबाह कर दिया। ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स की एक के बाद एक रहस्यमयी तरीकों से हत्या कर दी गई। जवाब में ईरान ने भी अपने एनरिचमेंट प्लांट्स को पहाड़ों के अंदर बहुत गहराई में बनाना शुरू कर दिया।
चलिए अब कहानी को उस दौर में ले चलते हैं जहां डिप्लोमेसी और डील की बातें हुईं और फिर कैसे वो सारे समझौते टूट गए। एक वक्त था जब लग रहा था कि शायद बातचीत से कोई हल निकल आएगा। 2015 में हुई ईरान न्यूक्लियर डील, जिसे JCPOA भी कहते हैं। इसमें ईरान ने कहा कि ठीक है, हम अपना एनरिचमेंट 3.67% पर रोक देंगे और 24/7 इंस्पेक्शन की इजाजत देंगे। बदले में उस पर लगे सारे कड़े आर्थिक बैन हटा दिए गए। लेकिन फिर 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे एक बहुत बड़ी भूल कहा और अमेरिका को इस डील से एक तरफा बाहर निकाल लिया और सारे बैन फिर से लगा दिए। और इसके बाद तो हालात बहुत तेजी से बिगड़े। 2018 में अमेरिका के बाहर निकलते ही 2019 में ईरान ने भी डील की लिमिट्स को तोड़ना शुरू कर दिया और एनरिचमेंट को 20% तक ले गया। फिर 2021 में ईरान के नतांज न्यूक्लियर प्लांट पर बमबारी हुई और जवाब में ईरान ने यूरेनियम को 60% तक एनरिच कर दिया, जो कि हथियार बनाने के लेवल के बहुत बहुत करीब है। और ये सब हमें आज के दिन पर ले आता है, जहां सवाल ये है कि क्या ये एक ऐसा संघर्ष है जिसे कोई जीत ही नहीं सकता। चलिए देखते हैं कि एक पारंपरिक सैन्य जीत यहां इतनी मुश्किल क्यों है। ये है एक ईरानी शहीद ड्रोन की कीमत, सिर्फ $20,000। बेहद सस्ता लेकिन उतना ही असरदार। ये चीज मॉडर्न वॉरफेयर का चेहरा ही बदल रही है। और ये उस ड्रोन को हवा में मार गिराने वाली एक पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत है, $4 मिलियन। मतलब $20,000 के ड्रोन के लिए $4 मिलियन का खर्चा। लागत का ये अंतर देख रहे हैं? यही है एसिमेट्रिक वॉर। तो इतने बड़े बजट के फासले के बावजूद ईरान अमेरिका जैसी सुपर पावर को कैसे चुनौती दे पाता है? इसकी कुछ बड़ी वजह हैं। एक तो उसकी ज्योग्राफी जो पहाड़ों से घिरी हुई है। दूसरा, कम लागत वाले ड्रोन्स और मिसाइलों का स्मार्ट इस्तेमाल। तीसरा, पूरे इलाके में हिजबुल्लाह और हूतियों जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स का उसका सपोर्ट। और चौथा, होर्मुज की खाड़ी पर उसका कंट्रोल, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, 70 साल के तख्ता पलट, क्रांतियों और बैन के बाद क्या ये दुश्मनी का चक्र ऐसे ही बार बार दोहराया जाता रहेगा? इस सवाल का जवाब शायद आने